का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार चुनाव में यूपी की बहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार में अपना पूरा दम लगा रखा है, लेकिन इस प्रचार में यूपी को लेकर बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश और माफिया राज को खत्म करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल दलित उत्पीड़न और जाति के मुद्दे को जमकर हवा दे रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया ने महागठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल के जिलों में डेरा जमाए हुए हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर सियासी शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में विरोधियों पर जहां भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर हमला कर रहे हैं, तो वहीं ये भी बताने से नहीं चूकते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद यूपी में क्या क्या बदलाव आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस राज्य में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं को उठा रहे हैं। विपक्ष ये भी बता रहा है कि नीतीश भले ही सीएम है, लेकिन अगली चाबी बीजेपी के हाथ में होगी। और झूठों को सबक सिखाओगे, ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और झूठों को सबक सिखाओगे, ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ। बताओ जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना। क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा, सरकार नहीं चलने वाली। बताओ बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। और अब हम बात करेंगे मौलाना मदरसा और एफआईआर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई
करते हुए पुलिस ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें मौलाना की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। यूपी एटीएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलाना शमसुल हुदा खान, जिसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की थी, भारत में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। मौलाना पर मदरसों के लिए विदेश से फंड इकट्ठा करने में दलाली करने और विदेशी मुद्रा व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे उनके दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही उनके एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि शमसुल हुदा इस्लाम के प्रचार के नाम पर लगातार पाकिस्तान जाता रहा और वहां के कई कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्धों के संपर्क में है। उसके अलावा उसके संबंध जम्मू कश्मीर के कई संदिग्धों के नेटवर्क से है। तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन और मदरसे की मान्यता रद्द कर दी है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में काम कर रहे मौलाना पर अब शिकंजा कसा गया। एटीएस के शिकंजे में है मौलाना शमसुल हुदा, इंग्लैंड की नागरिकता और भारत में सक्रिय। तो विदेशी मुद्रा अधिनियम धोखाधड़ी में केस दर्ज किया गया है मौलाना शमसुल पर। ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है और भारत में सक्रिय है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एटीएस के शिकंजे में है अब मौलाना शमसुल हुदा। वो वैसे तो ब्रिटिश की नागरिकता उनके पास है, लेकिन वो भारत में सक्रिय हैं और कहा जा रहा है कि भारत में वो कट्टर पंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर के संबंध में? एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है मौलाना शमसुल को जो है उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है और देखा जा सकता है कि ये मामला खलीलाबाद थाने में जो है एटीएस के द्वारा जो है दर्ज कराया गया है। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए शमसुल जो है वो इंग्लैंड की नागरिकता लिए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो भारत के विरोधी जो है उनके कार्य किए जा रहे थे, चाहे धर्म परिवर्तन से लेकर के हो या जिस प्रकार से जो है फंड को जो है एनजीओ का भी उनके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन था जिसके आधार पर फंडिंग की जा रही थी। और कह सकते हैं कि इसी मामले में देखा गया कि उनके द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने देखने को मिला है। तो और साफ तौर से ये भी इसमें एटीएस की रिपोर्ट में आया है कि इनके संबंध और इनका आना जाना जो है पाकिस्तान से भी था और श्रीलंका के श्रीनगर से भी और इनके संबंध थे। इन संबंधों के आधार के पर जो है एटीएस ने ये रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कराया गया। हालांकि अभी जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें और जो मानना है कि और भी गतिविधियां सामने निकल के आ सकती है। जिस प्रकार से देखा जाए मदरसे के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मौलाना के द्वारा जो है दलाली तक करने का जो है प्रूफ पाया गया है। तो कह सकते हैं कि ऐसे का मामला हो या जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियों का मामला हो जो एटीएस की रिपोर्ट में अब तक देखने को मिला, इसी के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये देखना है कि और क्या क्या चीजें निकलती, क्योंकि एटीएस अभी भी पूरी अपनी जांच कर रही है। हालांकि इनके 2 मदरसों को जो है सील जरूर कर दिया गया है जहां पर इनके द्वारा जो है फंडिंग करी जा रही थी। तो एटीएस का ये अभी जांच रिपोर्ट शुरुआती दौर की रिपोर्ट के आधार पर जो है मामला दर्ज किया गया है। आगे की और क्या क्या जांच तथ्य निकल कर आते हैं तो वो आने वाले समय में मालूम चल सकेगा। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एटीएस के शिकंजे में है मौलाना शमसुल हुदा, इंग्लैंड की नागरिकता रखने वाले मौलाना भारत में सक्रिय हैं और कट्टर पंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा अधिनियम धोखाधड़ी में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन और मदरसे की मान्यता भी रद्द की गई। और अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार का दीमक। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल पर जमीन के दाखिल खारिज के लिए एक महिला से 5,000 रुपए मांगने का आरोप सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद उसे सदर थाने ले जाया गया जहां मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। परतापुर थाना क्षेत्र के गेज्जा गांव की निवासी सोनू पत्नी दीपक ने लगभग 1 माह पहले 1.25 बीघा जमीन खरीदी थी।
जब वो अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने सदर तहसील पहुंची तो वहां तैनात लेखपाल ऋषभ ने इस काम के लिए उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। महिला ने रिश्वत देने से इनकार कर एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि होने के बाद सोमवार को एंटी करप्शन टीम ने सोनू को रिश्वत की रकम के साथ तहसील भेजा। जैसे ही लेखपाल ऋषभ ने 5,000 रुपए लिए, टीम ने मौके पर छापा मारा और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को सदर थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। तो 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लेखपाल अरेस्ट किया गया है। सर ये मैं 31 तारीख में इनसे मिली थी, लेखपाल से, जिनका नाम ऋषभ चौहान है, और इन्होंने मेरे से 5,000 की डिमांड करी। दाखिल खारिज मेरी फाइल होनी थी, ज़मीन ली थी मैंने कोना बीघे, तो उसमें जो है इन्होंने मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मैं फिर एंटी करप्शन गई। एंटी करप्शन में मैंने जाके बात की, लिखित शिकायत दी, और वहाँ से आज टीम गठित होकर आज मैंने इन्हें 5,000 रुपये दिए। इन्होंने मेरे से ले लिए और कह दिया तुम्हारा काम हो जाए। राजू शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, घूसखोर जो रिश्वतखोर लेखपाल है उस पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का उस पर आरोप था। रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है, क्या कुछ अहम जानकारी? टीम ने मेरठ की तहसील से लेखपाल को रंगे हाथ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लेखपाल दाखिल खारिज करने के नाम पर एक महिला से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। महिला ने रिश्वत नहीं दी तो उसे लगातार तहसील के चक्कर कटवा रहा था। आज मेरठ तहसील में एंटी करप्शन टीम के साथ जो महिला है वो पहुंची और 5,000 रुपए की जैसे ही रिश्वत लेखपाल को दी, तुरंत ही एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल ऋषभ चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि ऋषभ चौहान लेखपाल काफी दिनों से महिला को परेशान कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर महिला ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की और उसके बाद आज ये जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। फिलहाल लेखपाल के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप मान सकते हैं मनोज की मेरठ की तहसील में किस तरीके से भ्रष्टाचार छाया हुआ है। लोगों को इसी तरीके से जो धक्के हैं वो खिलवाए जाते हैं, टरकाया जाता है काम करने के नाम पर, फिर रिश्वत मांगी जाती है और उसके बाद ही लोगों की जो मदद है वो की जाती है। लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई करप्शन से शिकायत की, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने आज ये जो बड़ी कार्रवाई है लेखपाल के खिलाफ की और फिलहाल मेरठ के सदर थाने में लेखपाल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो जेल भेजने की जो कार्रवाई है वो लेखपाल को की जा रही है। हाँ बिल्कुल राजू शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लेखपाल अरेस्ट किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों तहसील से लेखपाल को पकड़ा है। दाखिल खारिज के नाम पर मांग रहा था पैसा। पीड़ित महिला ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और घूसखोर को पकड़ा गया। और अब हम बात करेंगे कुर्सी खाली किसकी जिम्मेदारी। खबर लखनऊ से है, जहां उन्नाव के पशु चिकित्सा विभाग में बड़ा प्रशासनिक ठहराव देखने को मिल रहा है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह के निलंबन को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नए सीबीओ की नियमित जो है तैनाती तो छोड़िए, किसी को चार्ज देकर प्रभारी भी नहीं बनाया गया है। प्रभार पर तैनाती भी नहीं दी गई है। विभाग बिना प्रमुख अधिकारी के चल रहा है, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें डॉक्टर महावीर सिंह के साथ आरोपी के चलते डिप्टी सीईओ संजय कुमार चतुर्वेदी और पशु चिकित्सक डॉक्टर शरद शाक्य के नाम भी शामिल थे। शासन ने केवल सीबीओ को निलंबित किया, बाकी 2 अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं विभागीय गलियारों में चर्चा बनी हुई है कि क्या जांच रिपोर्ट पर चयनात्मक कार्रवाई शासन की नई नीति है।
और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के बख्श सर, डीएम की रिपोर्ट पर अब कार्रवाई की गई है, लेकिन अब पशु चिकित्सा विभाग में इसको लेकर अफरा तफरी है। जिम्मेदारी किसकी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। 4 दिन से सीबीओ की कुर्सी खाली है और शासन मौन है, क्या जानकारी है सर? देखिए आरिस, अंधेर नगरी चौपट राजा वही स्थिति उत्तर प्रदेश की हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे उन्नाव जो जनपद है उसके सीबीओ और डिप्टी सीबीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे जिलाधिकारी उन्नाव को। जिलाधिकारी उन्नाव ने विस्तृत जांच रिपोर्ट दी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जांच रिपोर्ट पर तो सीबीओ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि दूसरी जांच रिपोर्ट पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में जब मैंने आज प्रमुख सचिव पशुधन में शाम से बात की, विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र पांडे से बात की, देवेंद्र पांडे का कहना था कि मैं बाहर हूँ, कल आके आपसे बात करूंगा और सही स्थिति अवगत हूँ। कुल मिला के किसी भी अधिकारी को दंड देने के पहले उसे एक नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर आरोप है और इसको सिद्ध कीजिए कि आरोप गलत है या सही है, इसका आरोप पत्र का जवाब दीजिए। लेकिन ना कोई आरोप पत्र जारी किया, सीधे सीधे सीबीओ को सस्पेंड कर दिया गया, वो भी 30 तारीख को, जबकि 31 अक्टूबर को उसका रिटायरमेंट है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जिले का जो सीबीओ होता है वो जिले का प्रमुख अधिकारी होता है, उसका पद 30 को सस्पेंड हुआ, 31 को रिटायर हुआ। आज 3 तारीख अभी तक किसी सीबीओ की नहीं की जा सकती। तो हास्पिटल स्थिति है आरिस, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल के बख्श सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पशु चिकित्सा विभाग में 4 दिन से खाली है सीबीओ की कुर्सी, शासन मौन नजर आ रहा है। निलंबन के बाद नहीं हुई सीबीओ की तैनाती। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक आओ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अधिकारी बंद, तहसील में ताला। आप देख रहे हैं के न्यूज। के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की, अधिकारी बंद, तहसील में ताला। गाजियाबाद के लोनी तहसील पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने लोनी तहसील पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान तहसीलदार और अन्य सभी अधिकारी अंदर बंद हो गए। किसानों ने अपने समस्त किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ लोनी तहसील में तालाबंदी की। किसानों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती ताला नहीं खुलेगा, या फिर कोई अधिकारी आकर आश्वासन दे तब खुलेगा ताला। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर इस कदम को उठाया। किसान वर्षों से लोनी मंडोला विहार योजना के तहत मुआवजा न मिलने को लेकर नाराज हैं। आज उनका गुस्सा फूटता नजर आया। जयवीर बाबी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, तहसील में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, इस दौरान अधिकारियों के कार्यालय पर ताला मार दिया गया, अधिकारी अंदर ही बंद थे। ऐसे में मुखर तौर पर किसानों की मांग थी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। इस दौरान क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, आपको बता दें कि मंडोला आवास विकास योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसके अधिग्रहण को लेकर पिछले लगभग 5 अन्य गांवों के लोग किसान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान लगातार धरने प्रदर्शन पर डटे हुए। कहें तो 9 वर्ष का एक लंबा जो आंदोलन जिसको कहा जा सकता है, ये किसानों की मांग को लेकर चल रहा है। आज इन किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के जो किसान है तो वो भी पहुंचे और मंडला आवास विकास यानी कि धरना स्थल से लेकर लोनी तिराहे तक पहले पैदल मार्च किया। उसके बाद लोनी नगर पालिका का जो कार्यालय है, जो तहसील कार्यालय, वहां पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच किसानों ने जो तहसील कार्यालय का जो मुख्य द्वार था उस पर ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को लेकर वहीं प्रदर्शन करने पर बैठ गए। हालांकि जो तहसील का कार्यालय का जो ताला है वो किसानों के जो आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिनों में ही आपकी बात कराई जाएगी। हालांकि कई बार किसान इस मांग को लेकर लगातार आवास विकास या जिलाधिकारी के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर हालांकि जो तहसील है उसका ताला तो खोल दिया, लेकिन जो किसान है उनका धरना प्रदर्शन, उनकी जो
आवाज है, यानी कि पूरी तरह से अभी भी वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हो। तो कहा जाए तो 9 वर्षों से लगातार रात दिन किसान, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, धरने पर बैठे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, चाहे आवास विकास कार्यालय पर ताला लगाना हो, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करते रहे थे कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उनकी जो मांग है वो पूरी हो पाए। लेकिन अभी तक भी किसानों की 9 वर्षों से लेकर अब तक किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार, यानी कि कहें तो अभी भी धरने प्रदर्शन पर ही बैठे हुए हैं। और उनकी साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो इस धरने प्रदर्शन से उठने वाले भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों से लगातार चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर अभी तक जो उम्मीद की किरणों की बात करें वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिना मांग पूरी किए नहीं खुलेगा ताला, इस पर अड़े रहे किसान, जबकि अधिकारियों को कार्यालय में ही ताला डालकर उनको अंदर बंद किया गया। तो लोनी तहसील में ये नज़ारा देखने को मिला है। भारी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से उनकी मांग है। और अब हम बात करेंगे मौत की रफ्तार, हाईवे बने काल। खबर राजस्थान से है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं। जोधपुर में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस के खड़े ट्रेलर से टकराने से 15 लोगों की मौत हुई है और जयपुर के लोहा मंडी रोड पर एक डंपर ने करीब 40 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान में बीते 12 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पहला हादसा रविवार रात जोधपुर में हुआ, जहां 15 लोगों की जान गई। वहीं दूसरा हादसा सोमवार दोपहर जयपुर में एक डंपर ने कई लोगों के लिए संकट पैदा कर दी। जयपुर के लोहा मंडी में एक डंपर करीब आपको बता दें कई गाड़ियों पर चढ़ गया, जिससे कई लोग दब गए। 5 किलोमीटर तक हाहाकार मच गया। रविवार रात जोधपुर के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल थे, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसा इतना भयावह था कि मदद को दौड़े लोग भी रो पड़े। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए, अंदर सभी सीटें उखड़ गईं। सवारियों से भरी पिकअप ओवरटेक के दौरान खड़े ट्राले में जा घुसने से हादसा हुआ। वहीं जयपुर में हुए सड़क हादसे की वजह डंपर ड्राइवर का नशे में होना बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर चालक शराब के नशे में था। उसने सामने जो भी देखा उसे जिसको भी देखा बेरहमी से कुचलता चला गया। इस हादसे में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते 80 दिन में ये 7वां भयावह हादसा है। कुल हादसों में 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 12 घंटे में 2 सड़क हादसे हुए हैं। आपको बता दें इसके अलावा भी कई सड़क हादसे राजस्थान में देखने को मिले हैं। आपको बता दें हाईवे पर बार बार ये हादसे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें 2 नवंबर को रात शाम को ये हादसा हुआ है जोधपुर में, जिसमें 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि जयपुर में आज हादसा हुआ है। 12 घंटे में, महज 12 घंटे में 2 बड़े हादसे हुए हैं। जयपुर हादसे में 10 लोगों की दुखद मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो जोधपुर से लेकर जयपुर तक मौत का सफर देखने को मिला है। हाईवे में बार बार ये हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो पिछले 80 दिन में 7 हादसे देखने को मिले हैं राजस्थान में, और जिसमें 70 लोगों की मौत हुई है। तो नशे और रफ्तार के कॉकटेल ने ये जाने ली हैं। 12 घंटे में ये 2 बड़े हादसे जोधपुर और जयपुर में देखने को मिले। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये कल शाम की घटना है। जोधपुर में यह हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि दूसरी घटना ये जयपुर की है जिसमें 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा थाने क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जोधपुर के सूरसागर निवासी 18 लोग बीकानेर स्थित कोलायत मंदिर के दर्शन करके टेम्पो ट्रेवलर से लौट रहे थे। हनुमान सागर चौराहे के पास तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवलर अचानक खड़े ट्रक में घुस गई और हादसे में उसी वक्त 15 लोगों की मौत हुई। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 19 हुआ। दूसरी घटना राजस्थान के जयपुर से ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक अनियंत्रित डंपर ने सामने से आ रही कई कारों को रौंद डाला। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और उस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से सेफ्टी टैंक में जाकर 2 सगे भाइयों की मौत। नोएडा से अहम खबर, सेफ्टी टैंक में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। पटिया टूटने से टैंक में गिरा था बड़ा भाई, बड़े को बचाने उतरे छोटे भाई की भी मौत हुई है। तो सेफ्टी टैंक में गिरने से बड़े भाई की मौत हुई और बचाने गए छोटे भाई की भी मौत हुई है। दम घुटने से दोनों भाइयों की मौत हुई है। बड़े को बचाने उतरे छोटे भाई की भी मौत हुई है। दम घुटने से दोनों भाइयों की मौत सामने आई है। चपेट में आए पड़ोसी की मुश्किलों से जान बची है। तो सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के चोटपुर इलाके का यह पूरा मामला है। नोएडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सेफ्टी टैंक में गिरने से 2 भाइयों की मौत हुई है। एक भाई सेफ्टी टैंक में गिरा, बचाने उतरा दूसरा भाई भी, दोनों की मौत हुई है। बड़े को बचाने उतरे छोटे भाई की भी सेफ्टी टैंक में दम घुटने से मौत हुई है। आपको बता दें, दम घुटने से दोनों भाइयों की मौत का दावा किया जा रहा है। बड़े भाई को बचाने उतरे छोटे भाई की भी दम घुटने से मौत हुई है। सेक्टर 63 की यह घटना बताई जा रही है। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सेप्टिक टैंक में 2 भाइयों की दम घुटने से मौत हुई है। एक भाई उसमें गिरा जबकि दूसरा उसको बचाने के लिए उस सेप्टिक टैंक में नीचे उतरा और दोनों भाइयों की दुखद मौत हुई है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा सेक्टर थाना 63 क्षेत्र में चोटपुर गांव है। वहां की घटना है। बताया जा रहा है सेफ्टी टैंक घर के अंदर बना था, जिससे उसका बड़ा भाई कहीं के लिए निकल रहा था, किसी काम से जा रहा था, तो उसमें वो सेफ्टी टैंक की पटिया टूट गई, जिससे वो बड़ा भाई उसमें गिर गया। वो छोटा भाई दौड़ा उसको बचाने के लिए, छोटा भाई भी उसकी चपेट में आया। उसके बाद जब दोनों भाइयों की दम घुटने से मौत होने लगी तो वहीं एक पड़ोसी भी आया उसको बचाने के लिए, वो भी उसके चपेट में आया। फिलहाल पड़ोसी को बचा लिया गया, पड़ोसी का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा चोटपुर कॉलोनी का है, जहां पर सेफ्टी टैंक जो है घर में बनाया गया था, जिसको लेकर के ये बड़ी घटना हुई है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पटिया टूटने से टैंक में गिरा बड़ा भाई और छोटा भाई बचाने उतरा उस टैंक में और दोनों भाइयों की दम घुटने से मौत हुई है। सेक्टर 63 की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।